हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। मैं टू द पॉइंट आपको एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। फर्स्टली फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, मतलब कि समय के साथ उसका वेरिएबल डिफॉर्मेशन हो सकता है, उसके शेप में चेंज हो सकता है। फ्लूइड, a substance in liquid or gaseous phase, is referred as fluid. Now, they are capable of deforming continuously under the action of shear stress, however small the shear stress may be. मतलब कि जब भी हम shear stress थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो भी वो सब्सटेंस डिफॉर्म होगा, मीन्स उसके शेप में चेंज आएगा, वो कहलाता है फ्लूइड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, मीन्स वेरिएबल डिफॉर्मेशन विथ टाइम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं? फ्लूइड बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, आइडियल फ्लूइड, सेकेंड, रियल फ्लूइड। आइडियल यानी कि परफेक्ट कंडीशन। परफेक्ट कंडीशन जनरली क्या हो सकती है? फ्रिक्शन नहीं है, कंप्रेस नहीं हो पाए, कोई भी एडेशन और कोहेशन नहीं हो। मीन्स जैसे देखो, कोई भी परफेक्ट कंडीशन आपको अचीव करनी है, हम क्या बोलेंगे? कोई भी मतलब बैड क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्या हो गया? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगर उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो कंप्रेस नहीं हो पाए। नो अडेशन। अडेशन यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, और कोहेशन यानी कि सेम पार्टिकल्स के बीच जब अट्रैक्शन होता है। आइडियल फ्लूइड में दोनों नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रियल फ्लूइड। रियल यानी कि जब एक्चुअल हम रियलिटी की बात करते हैं तो किस तरह के फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया फ्रिक्शन, यानी कि विस्कस फ्लूइड, मींस जितने भी फ्लूइड हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रिक्शन वाले ही होते हैं। सेकंड है कंप्रेसिबल, मींस अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। थर्ड, उनमें अडेशन और कोहेशन भी होता है। अडेशन यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन, और कोहेशन यानी कि सेम पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन, ये होता ही है। इन रियलिटी जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे रियल फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड्स जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हमको एनालिसिस करना रहता है, अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए हम कुछ कंडीशंस एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि फ्लूइड फ्रिक्शनलेस है, इनकम्प्रेसिबल है, कोई भी एडेशन कोहेशन नहीं है, कोई भी एक चीज हम एज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए हम आइडियल फ्लूइड्स के बारे में भी पढ़ते हैं ताकि हम अपने एनालिसिस को इजी कर पाएं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या बताता है कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी जो पानी की होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 998 kg पर मीटर क्यूब, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जनरली इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही लेके चलते हैं हर एक टेम्परेचर के लिए। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको हर टेम्परेचर के लिए मानते हैं। यहाँ पे रिलेशन है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैसेस। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम हो जाएंगी। जैसे कि आपकी एयर है, एयर में जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे एयर का, तो उससे क्या होगा? उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम बाय मास। इसकी यूनिट हो गई क्या? मीटर क्यूब पर केजी। नाउ थर्ड है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है दो फ्लूइड्स की डेंसिटी का, यानी कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी टू फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ 1 बाय डेंसिटी ऑफ 2, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। जब भी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब क्या हो गया? ये ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन 1, तो मीन्स क्या हो गया? न्यूमरेटर ज़्यादा है। न्यूमरेटर ज़्यादा है मतलब क्या हुआ? जो फ्लूइड 1 है वो ज़्यादा डेंसर है, फ्लूइड 1 इज डेंसर देन 2। नाउ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आई, मीन्स क्या हो गया? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया आपका। मीन्स क्या हो गया? जो आपका सेकेंड फ्लूइड है ये ज़्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू फ्लूइड 1,
नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एक रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है जिसमें हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड फाइंड करते हैं। मींस जब भी हमको रिलेटिव डेंसिटी को किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ता है, वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड की जब बात करते हैं तो वाटर होता है, और गैस की जब बात करते हैं तो एयर होता है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस की क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। हम स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ पे लेते हैं। सो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो सकता है? लिक्विड के केस में वाटर और गैसेस के केस में एयर। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम। सो वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम हो गया। सो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। सो ये हो गया रो इनटू जी। इसकी यूनिट क्या हो गई? वेट बाय वॉल्यूम की न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे फोर्स बियरिंग फोर्स होता है, ए बियरिंग एरिया होता है। इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या यूनिट होती है? एसआई यूनिट पास्कल। प्रेशर की एमकेएस यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 डाइन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन के। ना इसको यूनिट को हम एक और यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 0.1। ये क्या आ जाएगा? 10⁻³ + 2, तो ये 10⁻⁻1 हो गया। सो ये हो जाएगा 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 0.1 पास्कल, यानी कि 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। कभी कभी यूनिट भी पूछ लिया जाता है प्रेशर की, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है? ये बताता है वॉल्यूमेट्रिक चेंज पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम अंडर यूनिट चेंज इन प्रेशर। जब हम यूनिट चेंज करेंगे प्रेशर में तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो यूनिट क्या हो गई? पर पास्कल और मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। सो कंप्रेसिबिलिटी बीटा से डिनोट किया जाता है। यह होता है -dv/v, मतलब कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक चेंज है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। जब भी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, इसीलिए ये माइनस है। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम अंडर यूनिट चेंज इन प्रेशर, मीन्स प्रेशर में कितना चेंज किया गया है, तो यह हो गया डीपी। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सो जब भी कोई टेंशन फोर्स सरफेस में एक्ट करता है उसके कोहेशन की वजह से, कोहेशन मतलब कि सेम पार्टिकल्स के बीच जब भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ में, वो कहलाता है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन सिग्मा हो जाएगा T/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप। सो वाटर ड्रॉप के अंदर क्या प्रेशर जनरेट होता है? सो देखो ये आपका वाटर ड्रॉप है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। सो इनसाइड जो प्रेशर है सो वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। सो इस वजह से क्या होगा? एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक? वो है PI। जो बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर डिफरेंस है वो है PI। सो PI इज द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम आउटसाइड। ना ये किस वजह से जनरेट होता है? जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? किसके इक्वल? प्रेशर फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सो मीन्स देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन देखेंगे जब हम वाटर ड्रॉप का, तो देखो ये जो वाटर ड्रॉप है इसके सरफेस में क्या एक्ट कर रहा है? सरफेस टेंशन। ये हो गया ये सिग्मा। नाउ अब इनसाइड जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये क्या है? PI। नाउ अब देखो ये जो सरफेस टेंशन है ये पूरे लेंथ यानी कि ये पूरे सरकमफ्रेंस में एक्ट कर रहा है। सो ये सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, लेंथ क्या है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस की? पाई इंटू डी।
सो ये किसके इक्वल है यहाँ पे? प्रेशर फोर्स, ये जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, सो ये किसके इक्वल है? PI फोर्स इनटू एरिया के। एरिया क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4d²। सो यहाँ पे जब हमको टोटल प्रेशर देखना होगा PI, वो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा D, ये हो जाएगा 4 σ/d। नाउ डायमीटर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के। सो ये हो जाएगा 2 σ/r के इक्वल। ठीक, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इनसाइड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इनसाइड सोप बबल। सो जब सोप बबल के अंदर हमको प्रेशर देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे? सो सोप के 2 सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। सो इसीलिए सरफेस टेंशन यहाँ पे हम 2 सरफेस का लेते हैं। सो हो जाएगा 2 σ × π × d। ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो प्रेशर फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा इनसाइड के तरफ, ये हो जाएगा PI × π/4d²। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा πd। सो प्रेशर क्या हो जाएगा? 8 σ/d। इसको हम रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो ये हो जाएगा 4 σ/r। सो जो भी प्रेशर सोप बबल में होता है वो डबल होता है वाटर ड्रॉप के कंपैरिजन में। वाटर ड्रॉप में क्या होता है? 4 σ/d। सो सोप बबल में क्या होता है? 8 σ/d। सो जस्ट डबल होता है प्रेशर सोप बबल में। नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। सो जब भी हमको लिक्विड जेट के अंदर प्रेशर देखना है, सो उसकी क्या कंडीशन है? सो देखिए ये पाइप है, सो पाइप से क्या होगा? नोजल के थ्रू एज अ जेट पानी फ्लो करेगा। सो जब भी एज अ जेट के फॉर्म में पानी फ्लो करता है तो क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर जो होता है सरफेस में वो डिक्रीज हो जाता है। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2 × σ × L। ये हो जाएगा L × D × ΔP। सो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा इस लेंथ के ऊपर, सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ΔP, चेंज इन प्रेशर 2 σ/d। अगर रेडियस के फॉर्म में देखें तो σ/r। यहाँ पे d जो है वो डायमीटर है जेट का। नाउ फॉर वाटर सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? 0.073 न्यूटन पर मीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस टेंशन से रिलेटेड है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। कौन से लिक्विड वेटिंग होते हैं और कौन से लिक्विड नॉन वेटिंग होते हैं? वेटिंग मीन्स नाम से जो सरफेस को वेट करते हैं। सो इसके पहले हमको ये देखना है कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। सो जो भी एंगल लिक्विड सरफेस के टेंजेंट से और हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल बनता है वो कहलाता है कॉन्टैक्ट एंगल। मतलब कि एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस के टेंजेंट से और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनता है वो कहलाता है कॉन्टैक्ट एंगल। सो जब भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, मीन्स एक्यूट एंगल होगा, तो क्या होगा? वो एज अ वेटिंग लिक्विड होगा। मतलब क्या हो गया? जब एडहेशन कोएशन से बड़ा होगा। सो वेटिंग कब होगी? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया? वो उस चीज़ को वेट कर रहे हैं सरफेस को, वो कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड। सो जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो वो कहलाएंगे नॉन वेटिंग लिक्विड। मतलब कि जब कोहेशन ज़्यादा होगा एडहेशन से, मतलब कि जो अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ है। सो कोहेशन मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फ्लूइड, मतलब कि वाटर और वाटर के साथ जो अट्रैक्शन होता है, सेम फ्लूइड का आपस में जो अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है कोहेशन। एडहेशन मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, जो अलग अलग फ्लूइड्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि ग्लास और वाटर के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो कहलाता है एडहेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वेटिंग लिक्विड वो नॉन वेटिंग भी हो सकता है अगर सरफेस अलग है तो। सो वेटिंग लिक्विड मे बी नॉन वेटिंग फॉर डिफरेंट सरफेस। नेक्स्ट है कैपिलैरिटी। ये सरफेस टेंशन का एक फिनोमिनन हो गया। सो सरफेस टेंशन की वजह से और एडहेशन की वजह से जो एक इफेक्ट क्रिएट होता है वो कहलाता है कैपिलैरिटी। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन हमने अभी पढ़ा कोहेशन की वजह से होता है, और एडेशन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है कैपिलरी। सो ये एक फिनोमिनन है जिसमें राइज और फॉल होता है लिक्विड का इन अ गैप और ग्लास ट्यूब ऑफ डायमीटर लेस देन 6 mm। जब आपके पास ये ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर लेस देन 6 mm है
तो वाटर का या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, वो कहलाता है कैपिलैरिटी। सो जब भी डायमीटर 6 to 10 mm है तो जो कैपिलैरिटी है वो पार्शियल रहेगी, और 10 mm से ज़्यादा डायमीटर है तो कोई भी कैपिलरी इफेक्ट नहीं दिखेगा। नाउ जब डायमीटर हमारा लेस देन 6 mm है तो दो केस हो सकते हैं, फर्स्ट कैपिलरी राइज, सेकेंड कैपिलरी फॉल। अगर वेटिंग लिक्विड है तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा, मीन्स पानी ऊपर चढ़ेगा। सेकेंड, अगर नॉन वेटिंग लिक्विड है तो क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, मीन्स पानी यहाँ डाउन हो जाएगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज और फॉल की हाइट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन हो गया। सो ये जो सरफेस टेंशन है ये यहाँ से एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। सो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा साइन थीटा। एंगल क्योंकि यहाँ हमारा सरफेस से बन रहा है तो ये हो गया सिग्मा कॉस थीटा। सो अब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, सो ये जो फोर्स है सिग्मा कॉस थीटा ये किस पे एक्ट कर रहा है, पूरे सरकमफ्रेंस में। सो ये हो जाएगा इंटू पाई इंटू डी के इक्वल। नाउ फोर्स ड्यू टू जो सरफेस टेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो वेट ऑफ राइज है फ्लूइड का उसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सो ये सरफेस टेंशन फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ राइजिंग फ्लूइड। सो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, सो इज इक्वल्स टू वेट। वेट क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू कैपिलरी राइज इंटू स्पेसिफिक यूनिट वेट गामा। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई डी। सो यहाँ से कैपिलरी राइज और फॉल आ जाएगा एच सी इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय गामा इंटू डी। सो नाउ जब यहाँ पे लिक्विड को हम वाटर कंसिडर करेंगे सो क्या हो जाएगा, सिग्मा 0.073 न्यूटन पर मीटर, और यूनिट वेट वाटर का हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो थीटा है मीन्स एंगल है वो 0 हो जाएगा वाटर के केस में। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा में 0.073 कॉस 0 इंटू 4 बाय गामा है 9810 डी मीटर में। सो ये हो जाएगा कैपिलरी राइज की इक्वेशन जब वाटर है। सो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 10⁻³ मीटर बाय डी इन मीटर। नाउ जब हम इसको mm में लेंगे d को, सो ये हो जाएगा कैपिलरी हाइट एच सी इक्वल्स टू 0.03 मीटर बाय डी इन mm। सो ये किसके लिए इक्वेशन है, वाटर और ग्लास के लिए। इसमें जनरली कैपिलरी का राइज ही होता है। सो जब भी हमको पूछेगा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, डायमीटर हमको mm में गिवन होगा, सो हाइट आएगी हमारी मीटर में। सो जो वैल्यू आएगी उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ऑप्शंस mm में है। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है फ्लो का, मीन्स जैसे अगर सरफेस में अगर रेजिस्टेंस होता है कोई भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। सो जब भी एक फ्लूइड रेजिस्टेंस शो करेगा फ्लो होने से, सो वो कहलाता है विस्कोसिटी। फ्लूइड में जो रेजिस्टेंस होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। नाउ एज पर न्यूटन, सो न्यूटन में एक इक्वेशन दी, सो वो है शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे म्यू जो है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। नाउ फ्लूइड को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी। सो फर्स्ट होता है हमारा आइडियल फ्लूइड, सेकेंड होता है रियल फ्लूइड। सो फ्लूइड 2 टाइप्स के होते हैं। नाउ अब हम फ्लूइड को क्लासीफाई कर रहे हैं उसके विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। सो रियल फ्लूइड कितने टाइप्स के हो गए, फर्स्ट है आपका न्यूटोनियन, सेकेंड है नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन यानी कि जो न्यूटन्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। सेकेंड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे कि डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, बिकिंगम प्लास्टिक, रियोपैथिक, टिक्सोट्रॉफी। सो इसकी जो इक्वेशन है वो दूसरी होती है। सो ये हमारा ग्राफ है, ये शो कर रहा है हमारे डिफरेंट फ्लूइड्स के बारे में उनके विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया आपका न्यूटोनियन यानी कि टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। नाउ ये फॉर ऑल फ्लूइड्स जो हमारी इक्वेशन होती है शियर स्ट्रेस की, वो होती है टाउ इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी वाई होल टू द पावर n प्लस बी। ये हर फ्लूइड के लिए क्यों होती है, क्योंकि जब हम b को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिमिलर टू न्यूटोनियन इक्वेशन, इसीलिए ये जनरली नॉन न्यूटोनियन के लिए होती है। बट इसमें जब हम b को 0 करेंगे तो क्या होगी,
तो ये इक्वेशन न्यूटोनियन फ्लूइड की बदल जाएगी। सो इसमें जब b को 0 कर दो तो टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाई dy हो जाएगा। यहाँ पे a क्या है, म्यू है, और b 0 है, n 1 है न्यूटोनियन फ्लूइड्स में। नाउ ये आपका शियर स्ट्रेस है, ये du बाई dy है। सो जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा अपने ओन वेट की वजह से तो उसमें क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। मीन्स जब हमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देना पड़ेगा उसको फ्लो कराने के लिए, तब क्या होता है, b 0 होता है। सो ये हो गया आपका b 0। तो इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा अपने ओन वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। नाउ जब भी हमको थोड़े डिस्टर्बेंस की जरूरत पड़ेगी फ्लो कराने के लिए, वो कहलाते हैं थिक्सोट्रॉफिक, बिकिंगम प्लास्टिक और रियोपैथिक। सो ये है आपका बी यील्ड स्ट्रेस, मीन्स आपको कुछ स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी उसको फ्लो कराने के लिए। तो यहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है इन फ्लूइड्स के लिए। यहाँ पे b 0 होता है, मीन्स जो फ्लूइड्स हैं वो अपने ओन वेट की वजह से फ्लो करते हैं। यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या हो गया, b 0 हो गया और n यहाँ पे 1 होता है। ठीक, वैसे ही सूडो प्लास्टिक में b 0 हो गया, n लेस देन 1 हो गया। ये डिक्रीजिंग कर्व है, यहाँ पे n लेस देन 1 होता है। नाउ डायलेटेंट में b 0 होता है और n ग्रेटर देन 1 होता है। नाउ थिक्सोट्रॉफिक में क्या होता है, b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और n लेस देन 1 होता है। वैसे ही बिकिंगम प्लास्टिक में क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 होता है और b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। नाउ रियोपैथिक में क्या होता है, n ग्रेटर देन 1 होता है और b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। नाउ जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं इनकी स्टडी को रियोलॉजी बोला जाता है, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो अभी हमने पढ़ा डायनेमिक विस्कोसिटी। जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोर्स होती है, फोर्स को कितना रेजिस्ट कर रहा है फ्लूइड। लेकिन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंटम होती है, मीन्स वेलोसिटी, मीन्स फ्लूइड की रेजिस्टेंस कितनी है अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मीन्स फ्लूइड जैसा फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट फ्लूइड की रेजिस्टेंस क्या है। सो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीन्स उसकी स्पीड को रेजिस्ट करने की क्षमता कितनी है, वो कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये हो जाएगी म्यू इक्वल्स टू म्यू बाय रो। सो इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, जो हमारी विस्कोसिटी है उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट वेलोसिटी, और जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोर्स होता है कि वो फोर्स को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है फ्लूइड। लेकिन ये वेलोसिटी को कितना रेजिस्ट कर पाता है कोई फ्लूइड, वो कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्रेशर क्या होता है। सो अभी हमने पढ़ा बेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका प्रेशर। सो कुछ यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर होता है 101.3 किलो पास्कल, और 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 0.981 बार। नाउ हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, 1.013 बार एट मीन सी लेवल में। सो ये मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये मेजर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो, मीन्स जब हम कंप्लीट वैक्यूम में प्रेशर मेजर करते हैं वो कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एक्चुअल प्रेशर होता है किसी भी पोजीशन में, किसी भी पोजीशन का एक्चुअल प्रेशर बताता है। इसको हम मेजर करते हैं एनेरॉइड बैरोमीटर से। थर्ड होता है आपका गेज प्रेशर। ये प्रेशर मेजर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम डेटम लेते हैं, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डेटम होगा वो कहलाता है गेज प्रेशर। सो ये मान लीजिए ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है, इससे जो प्रेशर होगा
ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसके रिस्पेक्ट में जब हम प्रेशर मेजर करते हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर। सो ये होता है गेज प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का प्लस गेज का, ये कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। इसको हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से या बॉर्डन्स गेज से। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा एग्जर्ट होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रेफरेंस लेके मेजर करते हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम से जब हम मेजर करते हैं। नाउ बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। सो बैरोमीटर इन्वेंट किया गया था बाय इवेंजेलिस्टा टॉर्रिसेली के द्वारा। नाउ अब हम फ्लूइड में प्रेशर मेजर करते हैं कितने तरह से। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, जैसे कि सिंपल मैनोमीटर, सेकेंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, थर्ड होते हैं मैकेनिकल गेजेस। गेजेस के थ्रू भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं। सो सिंपल मैनोमीटर कितने टाइप्स के हैं? पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, मल्टी ट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। नाउ डिफरेंशियल मैनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं? डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। नेक्स्ट है मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस में आता है आपका एनोरॉइड गेज और बॉर्डन्स गेज। सो पीजोमीटर में हम इस तरह से पाइप इंसर्ट कर देते हैं, फिर हम प्रेशर उसका फाइंड कर लेते हैं। सो ये जनरली यूज़ किया जाता है लिक्विड के लिए, लिक्विड के प्रेशर को फाइंड करने के लिए। सो जितना पानी राइज होता है उससे हम प्रेशर फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? PA इक्वल्स टू गामा इंटू एच। एच जो है वो प्रेशर हेड है। इसको एयर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब हम इस पाइप को इंसर्ट करेंगे तो एयर यहाँ से निकल जाएगी, इसीलिए ये लिक्विड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यू ट्यूब मैनोमीटर। ये इस तरीके से यू ट्यूब टाइप का मैनोमीटर होता है। ये लिक्विड और गैस के प्रेशर को फाइंड करता है। जब भी हमको गैस के प्रेशर को फाइंड करना रहेगा किसी भी पॉइंट में, तब हम यू ट्यूब मैनोमीटर को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड उस स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है जिस लिक्विड की हमको प्रेशर फाइंड करनी है, उससे ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट आता है मल्टी ट्यूब मैनोमीटर। सो जब भी हमको लार्ज प्रेशर को मेजर करना रहेगा तब हम मल्टी ट्यूब्स यूज़ करेंगे। मीन्स ऐसी और भी ट्यूब्स रहेंगी, उससे हम प्रेशर फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्यूब रहेगी तो क्या हो सकता है, ये जो लिक्विड है ये यहाँ से बाहर आ सकता है, मीन्स जो मर्क्यूरी है वो बाहर आ जाएगी। इसीलिए लार्ज प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैनोमीटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। सो उससे क्या होता है, वो हमारा जो लिक्विड है अंदर का वो बाहर नहीं आता। सो मल्टी ट्यूब मैनोमीटर हैवी प्रेशर यानी कि जो ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये जनरली स्मॉल प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है। ये है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये जनरली स्मॉल प्रेशर जब हमको फाइंड करना रहता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम से बना होता है। सो जब भी हमको स्मॉल प्रेशर को फाइंड करना रहेगा उसके लिए हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। जब हमको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना रहेगा किसी भी दो पॉइंट का पाइप में या कोई भी दो डिफरेंट पाइप्स के बीच, सो वो हम फाइंड करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर से। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो जब भी हमको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना रहेगा तब हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। नेक्स्ट आता है माइक्रो मैनोमीटर। सो माइक्रो मैनोमीटर यूज़ किया जाता है बहुत छोटे प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, और द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस विथ हाई प्रिसीशन। जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रिसीशन की ज़रूरत रहती है वहाँ पे भी हम माइक्रो मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये है डिफरेंशियल मैनोमीटर, और ये होता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड शेप में। ये है माइक्रो मैनोमीटर। जब हमको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना रहेगा तब हम ये यूज़ करते हैं, और जब हमको स्मॉल प्रेशर फाइंड करना रहता है तब हम सिंगल कॉलम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको डिफरेंस फाइंड करना रहेगा स्मॉल प्रेशर के, सो तब हम यूज़ करते हैं माइक्रो मैनोमीटर।
नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्ड सही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, फोर्सेस मीन्स फोर्स। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सबमर्ज्ड है तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस आएंगे फ्लूइड के, वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड ऑन अ सबमर्ज्ड सरफेस। कोई भी सबमर्ज्ड सरफेस के ऊपर फ्लूइड कितना फोर्स लगाता है वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं प्रेशर को जब इंटीग्रेट कर देंगे पूरे एरिया में, वो कहलाता है फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू एरिया। या तो प्रेशर को इंटीग्रेट कर दोगे तो भी आपका फोर्स आ जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर फ्लैट सरफेस है हमारे पास तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। सो ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो जी एच के इक्वल, ठीक। तो रो जी यानी कि गामा हो गया, एच क्या होता है, हाइट। ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो एच बार होता है। सो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ पी हो जाएगा गामा इंटू ए इंटू एक्स बार, जहाँ पे एक्स बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। नेक्स्ट, अगर वर्टिकल सरफेस है, मीन्स अगर आपका सरफेस इस तरीके से पड़ा हुआ है वर्टिकली, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज जो प्रेशर आएगा इसके ऊपर वो इनटू एरिया। सो प्रेशर एवरेज क्या हो जाएगा, गामा एक्स बार इंटू ए। सो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ए इंटू एक्स बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है। नाउ अब सेंटर ऑफ प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस आई जी जी बाय ए एक्स बार। आई जी जी क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सरफेस का अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। मीन्स रिजल्टेंट प्रेशर जहाँ पे एक्ट करता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ बढ़ गई है ऑब्जेक्ट की। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं, बट वर्टिकल सरफेस में क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, अगर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, मीन सरफेस अगर आपका किसी एंगल में इंक्लाइंड है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, गामा ए एक्स बार। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एक्स बार। नाउ आई जी जी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स का पता होना चाहिए। सो सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर आई जी जी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है। सो जैसे कि ट्राइंगल है तो ये इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गई, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 36। बी बेस है, एच हाइट है। सर्कल का होता है पाई डी टू द पावर 4 बाय 64। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है, आई एक्सेस के अबाउट क्या होगा, आई जी जी प्लस ए वाई स्क्वायर, ये होता है। सो आई जी जी के अबाउट क्या हो जाएगा, मीन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर। सो आई एक्स एक्स के अबाउट क्या होता है, जो सर्कल का होता है उसका आधा, तो पाई डी टू पावर 4 बाय 64 का आधा क्या हो गया, पाई डी टू पावर 4 बाय 128। एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, पाई डी स्क्वायर बाय 8। सर्कल का पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 8। तो ये हो गया एरिया। वाई स्क्वायर, वाई क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। सो ये कितना होता है सेमी सर्कल में, 4r बाय 3 पाई। डायमीटर के फॉर्म में 2d बाय 3 पाई। सो ये 2d बाय 3 पाई हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस यानी कि आई जी जी हो जाएगा पाई डी टू पावर 4 बाय 128 माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 8 2d बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, जब हमको क्वार्टर सर्कल देखेंगे हम, सो वैसे ही कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे हम। सो आई जी जी के अबाउट क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर। सो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, जो सेमी सर्कल है उसका आधा, सेमी सर्कल में ये 128 होता है तो उसका आधा 256। सो आई जी जी हो जाएगा पाई डी टू पावर 4 बाय 256 माइनस एरिया क्या हो जाएगा,
पाई डी स्क्वायर बाय 8 का आधा, सो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 16। और वाई बार क्या होता है 2d बाय 3 पाई, सो ये हो जाएगा 2d बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस ऑन कर्व्ड सर्फेसेस। सो कर्व्ड सर्फेसेस में क्या फोर्सेस एक्ट करते हैं। सो ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया। सो इसमें दो तरीके के फोर्स एक्ट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सो इसको हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स क्या हो जाएगा। सो ये सरफेस को हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका शेडो यहाँ आएगा, तो ये रेक्टेंगल होगा शेडो इसका। सो इसका जो एरिया होगा वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स वो हो जाएगा गामा ए एक्स बार। ना जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये वेट जो है वाटर का वो इसमें इन्फ्लुएंस करेगा, वो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, सो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा गामा इंटू पोटेंशियल वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, पोटेंशियल वॉल्यूम है वाटर की जो कर्व्ड सरफेस के ऊपर है। मीन्स जो पानी इस सरफेस के ऊपर रहेगा उसको ही हम कंसिडर करते हैं। नाउ रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। नाउ ये किस एंगल में एक्ट करेगा, रिजल्टेंट। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। वो क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी को हम पूरा या आधा समर्ज्ड करेंगे, मीन्स पानी में या तो फुली मतलब समर्ज्ड करेंगे, पार्शली समर्ज यानी कि फ्लोट। अगर एक बॉडी सिंक कर रही है या फ्लोट कर रही है एक किसी भी फ्लूइड में, तो क्या होगा, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, नीचे से उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, वो फोर्स कहलाता है बायंट फोर्स। और जो वो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितना लिक्विड वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी वो होगा बायंट फोर्स। सो अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक करेगा। लेकिन अगर बॉडी की डेंसिटी कम है फ्लूइड की डेंसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट बायंट फोर्स। सो बायंट फोर्स क्या है, ये वो रिजल्टेंट फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर लगता है किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा, जिसमें वो बॉडी सबमर्ज्ड होती है या फ्लोट करती है। सो बायंट फोर्स कभी भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है। सो द रिजल्टेंट फोर्स exerted on a body by a static fluid in which the body is submerged or floating is called the buoyant force. Buoyant force always act vertically upward. So buoyant force is equals to the net upward force which is equals to the weight of liquid displaced. Now ये कहाँ पे एक्ट करता है, so point of application of this force is at the center of gravity of displaced liquid. So ये फोर्स एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बायंसी। जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है सेंटर ऑफ बायंसी। नेक्स्ट फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन मीन्स तैरना। सो कोई ऑब्जेक्ट है, आधा पानी के अंदर है और आधा बाहर है, मीन्स क्या है, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक। और पूरा अगर नीचे है मीन्स सिंक है, वो सिंक कर रहा है। अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये वेट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल हो जाएगा, सबमर्ज्ड पोर्शन, जितना सबमर्ज्ड है उसके इक्वल। नाउ अब कुछ हम स्टेबिलिटी के कंडीशंस देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। सो स्टेबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं। सो यहाँ पे हम सबमर्ज्ड बॉडी का पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट स्टेबल, सेकेंड अनस्टेबल, थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, इस तरीके से होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये आपकी बॉल है, सो इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद ये फिर वापस यहाँ आ जाएगी, तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब एक बॉडी को हम उसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, मीन्स दोनों केस में ये ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल कंडीशन होती है। ना अनस्टेबल क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे इस तरीके से तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से अलग चली जाएगी, दूर चली जाएगी। सो ओरिजिनल पोजीशन अलग होगी और उसका जो सेकंड हो ये न्यू पोजीशन में चली जाएगी। सो
व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन इट कंटिन्यूज टू मूव अवे, वो उससे दूर चली जाएगी। सो ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो जब भी एक बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे उसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये क्या होगा, ये अपने न्यू पोजीशन में ही रहेगी। सो ये हो जाएगी इसकी न्यू पोजीशन। सो ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट रिमेन्स इन न्यू पोजीशन। सो इस पोजीशन में ये स्टैटिकली रहेगी, ये कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ अब हमको स्टेबिलिटी के केसेस देखने हैं सबमर्ज्ड बॉडीज के। सो यहाँ पे हमारे पास 3 केस हैं। सो सबमर्ज्ड बॉडी होती है तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी को। फर्स्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा होता है सेंटर ऑफ बायंसी। सो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पानी के अंदर है। सो ये सबमर्ज्ड केस हो गया, ये वाटर लेवल यहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मान लेते हैं यहाँ रहेगा। सो उसका जो जब हम इसको रोटेट करेंगे, सो अगर इसका सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सो मीन्स क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशंस में रहेंगी। सो जब भी जी बिलो होगा बी के, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा सेंटर ऑफ बायंसी से, तो मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑब्जेक्ट ये पूरा टिल्ट नहीं करेगा, लेकिन जब भी इसका ऑपोजिट होगा, मीन्स अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया और सेंटर ऑफ बायंसी नीचे हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा घूम जाएगा। तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाता है और सेंटर ऑफ बायंसी नीचे हो जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी ये दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, और ये है आपका वाटर लेवल। सो ये सबमर्ज्ड बॉडी हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। सो अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, मीन्स आधा पानी के अंदर है, तो उसकी स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी। सो ये आपकी बॉडी है, ये आधी पानी के अंदर है और आधी बाहर है। जब हम इस बॉडी को टिल्ट करेंगे थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है आपका थीटा एंगल, ठीक। सो क्या होगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये बी था, तो अब क्या हो गया, ये बी डैश हो गया। ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे इसका पूरा वेट एक्ट कर रहा है, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया गया है। सो क्या हो गया, ये जो सेंटर ऑफ बायंसी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो ये जब सेंटर ऑफ बायंसी को हम उसके ओरिजिनल सेंटर लाइन से मीट कराएंगे, मींस जो आपकी न्यू सेंटर ऑफ बायंसी को जब हम ओरिजिनल जो सेंटर लाइन है उससे मीट कराएंगे, वो कहलाता है आपका मेटा सेंटर। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, होता है लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ बायंट फोर्स का बिफोर और आफ्टर रोटेशन। ये रोटेशन के पहले और ये रोटेशन के बाद, सो इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है उसका इंटरसेक्शन होता है मेटा सेंटर। सो इसका पुराना सेंटर ऑफ बायंसी प्लस नया सेंटर ऑफ बायंसी, ये दोनों जिस लाइन से पास होंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो कहलाता है मेटा सेंटर। सो जब भी हमको स्टेबिलिटी कंडीशंस फ्लोटिंग बॉडी की देखनी रहती है तो हम मेटा सेंटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, और सबमर्ज्ड बॉडी की देखते हैं तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी से देखते हैं, बट फ्लोटिंग बॉडी में हम मेटा सेंटर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो जब बात हम स्टेबल इक्विलिब्रियम करेंगे तो इसमें हमको स्टेबिलिटी जीएम से देखते हैं, हम जीएम कितना है आपके पास। सो जीएम किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए बी एम माइनस बी जी, ये हो गया आपका जीएम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी एम है वो बड़ा है बी जी से, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। सो जीएम जब भी पॉजिटिव होगा, ये जी है आपका, सो जीएम पॉजिटिव हुआ, मीन्स जो आपका बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नाउ अनस्टेबल मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा। सो जीएम की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी, सो यहाँ पे देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, सो इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो यहाँ आ गया, और जो मेटा सेंटर है वो नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, सो उसके नीचे आ गया मेटा सेंटर। तो यहाँ पे जब हम जीएम फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम माइनस बी जी। सो बी एम माइनस बी जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बी एम छोटा है, ये बी जी बड़ा है, सो छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आता है। सो ये हो जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब सेंटर ऑफ बायंसी के लाइंस ऑफ एक्शन दोनों के हम मीट कराएंगे तो जो मेटा सेंटर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे। सो जीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये जब 0 होगा वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जीएम रिप्रेजेंट करता है मेटासेंट्रिक हाइट।
इससे हम स्टेबिलिटी देखते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। यहाँ पे BM होता है I/V, जहाँ पे I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लान एरिया का एट द लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस के लेवल में, और V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉडी डिस्प्लेस करती है वो होता है V। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स फ्लूइड के मोशन को स्टडी करती है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, और इसमें हम जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फोर्स के वजह से होता है उस फोर्स की स्टडी नहीं करते, वो फोर्स की स्टडी हम फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील करती है फ्लूइड जो कि मोशन में होते हैं और वो फोर्सेस और मूवमेंट्स जो मोशन क्रिएट करते हैं फ्लूइड्स में, मतलब कि इसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स के। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विथ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट नेसेसरली considering the forces and movements that cause the motion. Thus we study velocity, acceleration and its effect on flow. हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है फ्लो में वो भी हम देखते हैं। जो फ्लूइड का जो मोशन होता है वो दो मेथड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट होता है लैग्रेंजियन मेथड, सेकेंड होता है यूलेरियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड में हम किसी भी एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, मीन्स जो भी पार्टिकल आपका फ्लूइड में फ्लो करेगा एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी कहलाती है लैग्रेंजियन मेथड। इन लैग्रेंजियन मेथड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अटैच्ड टू अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। इसको हम एक कोऑर्डिनेट देते हैं और उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इस मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या क्या है? ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। जब भी फ्लूइड का फ्लो होगा एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी करना ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये इसका शॉर्ट कमिंग है, ये इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड, फ्लूइड पार्टिकल्स कंटिन्यू टू डिफॉर्म एंड डज नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी। फ्लूइड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने शेप को भी कई बार चेंज करते हैं, इसीलिए उनकी आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है, इसीलिए ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। थर्ड, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। जो भी हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो हमको डिस्क्राइब करना यहाँ पे मुश्किल होता है लैग्रेंजियन मेथड में। नेक्स्ट मेथड होता है यूलेरियन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। ये आपका सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के बीच ये जो फाइनाइट वॉल्यूम है इसकी हम स्टडी करेंगे, जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। इन यूलेरियन मेथड वी टेक अ फाइनाइट वॉल्यूम कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू विच फ्लूइड फ्लोज इन एंड आउट। यहाँ से फ्लूइड जाएगा इन और यहाँ से बाहर एग्जिट करेगा आउट। इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स वी डिफाइन फील्ड वेरिएबल फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम विद इन कंट्रोल वॉल्यूम। हम स्टडी जो करते हैं वो एक कंट्रोल वॉल्यूम की स्टडी करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल। नाउ द फ्लूइड वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम is the value of variable for whichever fluid particle happens to occupy that location at that time. Mostly जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अप्रोच यूज़ करते हैं वो होती है यूलेरियन अप्रोच, क्योंकि इसमें स्टडी करना इजी होता है और इसके शॉर्टकमिंग्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रेशर वेरिएबल है, इसका क्या कंपोनेंट हो गया, एक्स वाई जेड टी। वेलोसिटी वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टी। इस तरीके से हम यूलेरियन अप्रोच यूज़ करते हैं। यूलेरियन अप्रोच बेस्ड होती है कंट्रोल्ड वॉल्यूम में। इसमें हम कंट्रोल्ड वॉल्यूम सेक्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स फ्लो आर, फर्स्ट है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, सेकेंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो, फोर्थ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फिफ्थ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, सिक्स्थ है आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। फर्स्ट इनके मीनिंग्स में समझा देती हूँ आपको। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो का मीनिंग क्या होता है? जब भी किसी भी फ्लो की और फ्लूइड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज किसी भी एक लोकेशन में चेंज नहीं होंगी समय के साथ, वो कहलाता है स्टेडी। और अगर समय के साथ चेंज होंगी प्रॉपर्टीज तो वो कहलाएगा अनस्टेडी। मीन्स टाइम 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी
तो वो कहलाता है स्टेडी फ्लो। सो सेम रहेगी प्रॉपर्टीज, यानी कि वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा। सो कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ज़ीरो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ज़ीरो। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ज़ीरो। सो जब ये ज़ीरो होगा तो मतलब क्या हो गया, फ्लो आपका स्टेडी है, और ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई मतलब वो फ्लो अनस्टेडी है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, सो वो फ्लो कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी मीन्स क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। सो कांस्टेंट हो गई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस किसी भी एक टाइम t इक्वल्स टू t0 में ज़ीरो होगा मतलब वो यूनिफॉर्म फ्लो है। सो ये जब ज़ीरो नहीं होगा तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। सो ये क्या हो गया, डायमेंशनल वाइज हो गया, मीन्स ये विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होगा। सो जब भी फ्लो के पैरामीटर्स एक डायरेक्शन में चेंज करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के अकॉर्डिंग जब भी एक डायरेक्शन में पैरामीटर्स चेंज होंगे तो फ्लो होगा वन डायमेंशनल, यानी कि v इक्वल्स टू वी, एक्स में चेंज आ रहा है और कॉमा t एट टाइम t में। सो जब भी फ्लो के पैरामीटर्स दो डायमेंशन में चेंज होंगे तो वो कहलाएगा टू डायमेंशनल फ्लो, यानी कि x और y में चेंज आएगा। और जब भी फ्लो के पैरामीटर्स थ्री डायमेंशंस में चेंज होंगे तो वो कहलाएगा थ्री डायमेंशनल फ्लो, यानी कि v इक्वल्स टू वी, एक्स, वाई, जेड, टी। सो तीनों चेंज होंगे। नेक्स्ट आता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो जब भी फ्लूइड का मोशन एक के ऊपर एक लेयर के अकॉर्डिंग होगा तो वो फ्लो कहलाता है लैमिनार। व्हेन फ्लूइड मोशन इज सच दैट वन लेयर स्लाइड पास द अदर, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर है तो वो फ्लो होता है लैमिनार। सो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं एक लेयर के, वो दूसरे लेयर में नहीं जाते, मतलब कि मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं होता डिफरेंट लेयर्स के बीच। सो जनरली लैमिनार फ्लो होता है लो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी लो होती है। और कहाँ कहाँ पे ये फ्लो देखा जाता है, फ्लो नियर सॉलिड बाउंड्री इज लैमिनार, फ्लो इन हाईली विस्कस लिक्विड इज लैमिनार। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। जब भी फ्लूइड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, मतलब फैले हुए रहेंगे, तो वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। और इसमें जो होता है एक लेयर दूसरे लेयर से पेनिट्रेट करती है और मोमेंटम ट्रांसफ़र भी होता है तो वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो, और ये फ्लो होता है लार्ज वेलोसिटी में। सो व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स flows in highly disorganized manner in such a way that particles of one layer penetrate into other layer, that is momentum transfer continuously occurs between different layers. Such flow is called turbulent flow. This flow occurs at large velocity. नेक्स्ट है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। सो जब भी फ्लूइड के पार्टिकल्स रोटेट करेंगे अपने मास सेंटर में मूवमेंट के समय तो वो कहलाएगा रोटेशनल। अगर पार्टिकल रोटेट होंगे तो वो रोटेशनल हो गया, और अगर वो रोटेट नहीं होंगे तो वो होगा इरोटेशनल। सो एग्जाम्पल, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ये जो फोर्स्ड वर्टेक्स होता है ये रोटेशनल होता है, और जो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है वो इरोटेशनल होता है। सो रोटेशनल में क्या होता है, देखो ये जो स्माइली शेप है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, रोटेट हो गया है, मीन्स पार्टिकल घूम गया है। तो ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं ये घूम रहे हैं अपने मास सेंटर के अबाउट, सो वो होता है रोटेशनल फ्लो। और जब भी फ्लूइड के पार्टिकल्स रोटेट नहीं करेंगे अपने मास सेंटर के अबाउट तो वो होता है इरोटेशनल। सो ये देखो ये स्माइली यहाँ है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी है, तो ये है इरोटेशनल फ्री वॉर्टेक्स। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो जब भी फ्लूइड कंप्रेस हो पाएगा तो वो कहलाएगा कंप्रेसिबल फ्लो, और जब भी फ्लूइड कंप्रेस मीन्स उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगी तो वो कहलाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो अ कंप्रेसिबल फ्लो इज द वन इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो जब भी डेंसिटी चेंज होगी तो वो कहलाता है कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल मीन्स वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज हो गई मतलब डेंसिटी चेंज, डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो गई तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी फ्लूइड पार्टिकल्स की चेंज होती है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो पा रहा है।
फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो पा रहा, मीन्स क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। सो इसमें क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लो। सो जब भी डेंसिटी कांस्टेंट है मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन। सो फ्लो लाइन्स कितने टाइप्स के होती हैं। सो जब भी हमको फ्लो का विजुअलाइजेशन करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ लाइंस को बनाते हैं फ्लो स्पेस पे। सो फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लो सर्टेन लाइन्स आर ड्रॉन इन द फ्लो स्पेस। दीज आर स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम ट्यूब। सो फर्स्ट स्ट्रीम लाइन क्या होती है। सो स्ट्रीम लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट में जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो डायरेक्शन देता है इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर का। सो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होती है dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई वी इक्वल्स टू dz बाई w, जहाँ पे u v w है कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के इन x y एंड z डायरेक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रीम ट्यूब। ये बंडल होता है स्ट्रीम लाइंस का। स्ट्रीम लाइंस फ्लो का जब हम बंडल देखेंगे वो होता है स्ट्रीम ट्यूब। सो इट इज़ अ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो विद इन द स्ट्रीम ट्यूब, मस्ट रिमेन देयर एंड कैनॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्ट्रीम ट्यूब। At any instant of time, the mass flow rate passing through the slice of stream tube must remain same. So यहाँ पे जो mass flow rate है वो same होना चाहिए। Next है path line. So जो एक fluid particle एक path travel करता है actual में वो कहलाता है path line. So path line is the actual path traveled by any individual fluid particle over some time period is called path line. सो T1 में यहाँ था, T2 टाइम पे यहाँ, T3 में यहाँ, T4 में ये पार्टिकल यहाँ था। सो इसने एक्चुअली जो पाथ ट्रैवल किया ये होता है पाथ लाइन। सो पाथ लाइन इज ए लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट। सो हम एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, सो ये एक लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो गया। सो पाथ लाइन इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस लिमिट, इन्वॉल्व्स अ फाइनाइट टाइम पीरियड। द फिगर बिलो शोज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट। When all these positions are joined, we get path line. So जब हम इसको join कर लेंगे तो वो होगा आपका path line. Next है streak line. So जब भी एक fluid particle किसी एक point से जाएगा, means ये यहाँ से गया, फिर उसके बाद ये particle जहाँ जहाँ से जाएगा वो कहलाता है streak line. So जब हम particles का path trace करेंगे, जब वो particles किसी एक point से गए होते हैं वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। मीन्स लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड सीक्वेंटली थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट इन द फ्लो। मीन्स इस पॉइंट से फ्लूइड पार्टिकल अगर गया है और वो इतने जगह पे ट्रैवल किया है, सो इसका जो पाथ ट्रैवल हुआ है मीन्स लोकस इसका जब हम लेंगे वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। सो द फिगर शो द पोजिशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट हैव पास थ्रू पॉइंट ए। सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से पॉइंट से पास किए हैं, ए पॉइंट से, मीन्स सिंगल पॉइंट से। सो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स इस सिंगल पॉइंट से गए हैं यानी कि ए पॉइंट से, सो कहाँ कहाँ गए हैं, ये अलग अलग जगह पे गए हैं। सो जब हम इनके पाथ को ट्रेस करेंगे, जब ये एक ही पॉइंट से गए होंगे वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। सो जब हम इन पूरे पार्टिकल्स के पाथ को ट्रेस करेंगे जो कि पास होते हैं एक सिंगल पॉइंट से, वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कंजर्व रहेगा, मीन्स जितना मास एंटर करेगा फ्लूइड में उतना ही वो एग्जिट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मास इन फ्लो इन अ फिक्स्ड रीजन शुड बी इक्वल्स टू मास आउटफ्लो फ्रॉम दैट फिक्स्ड रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब फ्लूइड मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो फ्लूइड का मास है वो तो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मान लेते हैं ये सेक्शन 1 है, इसकी डेंसिटी ρ1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1। सो सेक्शन 2 में अगर डेंसिटी ρ2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2। सो यहाँ पे हम देखेंगे जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा। सो हमको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। सो मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या हो जाएगा, मास बाय टाइम। सो मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय टाइम हो गया। सो वॉल्यूम को हम एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ बाय टाइम। सो ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं स्टेडी वन डायमेंशनल फ्लो की।
सो हम इसको इक्वेट कर देंगे सेक्शन 1 और 2 के लिए। सो m1 हो जाएगा ρ1 a1 v1, m2 हो जाएगा ρ2 a2 v2। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है मीन्स उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स क्या हो गया, डेंसिटी सेम हो गई। सो ρ1 अगर ρ2 के इक्वल है सो a1 v1 हो जाएगा a2 v2 के। सो फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन वन डायमेंशन हमारी जो इक्वेशन वैलिड है वो है a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। नेक्स्ट हमारी जनरल कंटिन्यूटी की इक्वेशन है 2 और 3 डायमेंशन के लिए, डेल रो बाई डेल टी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल यू बाई डी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है 2 और 3 डायमेंशंस के लिए भी। अभी हमने 1 डायमेंशन के बारे में स्टडी किया था लास्ट। सो ये 2 और 3 डायमेंशन के लिए वैलिड है। यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है, कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। सो ये जनरल कंटिन्यूटी की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे एक रिलेशन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। यहाँ पे मान लेते हैं v अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट की एक फ्लूइड फ्लो में, सो अगर उसके कंपोनेंट्स क्या हो गए u v w इन x y z डायरेक्शन, सो वेलोसिटी कंपोनेंट्स किसके फंक्शंस हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के। सो u किसका फंक्शन है, x y z 3 डायमेंशन में और टाइम का, v x y z और टाइम, और w है फंक्शन ऑफ x y z और टाइम का। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, मान लेते हैं वेलोसिटी गिवन है हमारे पास यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। यहाँ पे यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ v इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ax है, y में ay है और z डायरेक्शन में az है। सो यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो हो जाएगा ax ay az रिस्पेक्टिवली। सो इसकी क्या इक्वेशन होती है, सो हमको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, सो du बाई dt। सो यहाँ पे ये चेन रूल अप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा u ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई प्लस w डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। सो हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। नाउ सिमिलरली ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सो इसमें हम y कंपोनेंट लेंगे। y कंपोनेंट क्या है, v है। सो u v w हम लिखेंगे सबके लिए। सो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हो जाएगा u डेल v बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल वाई प्लस w डेल v बाई डेल जेड प्लस डेल v बाई डेल टी। सो जब हमको y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन लेनी है तो हम v कंपोनेंट लेंगे, मतलब कि y कंपोनेंट लेंगे। सो ये v लेंगे हम यहाँ पे। नाउ एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, z कंपोनेंट वेलोसिटी का। सो z कंपोनेंट क्या है, w। सो az हो जाएगा u डेल w बाई डेल एक्स प्लस v डेल w बाई डेल वाई प्लस w डेल w बाई डेल z प्लस डेल w बाई डेल टी। यहाँ पे जो भी टर्म स्पेस से रिलेटेड है यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन वो होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, और जो टाइम से रिलेटेड होता है वेलोसिटी वो होता है लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। सो जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो सम होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का। सो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग, और जो लोकल एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इंटू आई कैप प्लस ए वाई वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इंटू जे कैप प्लस ए जेड के कैप जेड कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ये बताता है कि पार्टिकल कितना रोटेट होके फ्लो कर रहा है, कितना उसमें रोटेशन है, कितना रोटेट हो के पार्टिकल जब फ्लो करता है वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो अगर हमको एक्स डायरेक्शन में देखना होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स, वाई डायरेक्शन ओमेगा वाई और जेड डायरेक्शन होता है ओमेगा जेड। सो टोटल क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप।
सो हमको एंगुलर वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है सो क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यू वी डब्ल्यू। सो जब भी अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है मींस फ्लो क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया, मींस इसमें रोटेशन नहीं है, एंगुलैरिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो मतलब एंगुलैरिटी नहीं है, सो मतलब क्या हुआ, रोटेशन नहीं है, मींस क्या हो गया, फ्लो इरोटेशनल है। नेक्स्ट है वॉर्टिसिटी। वॉर्टिसिटी को हम साई से डिनोट करते हैं, ये ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, सो ट्वाइस ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, 1। सो ये हो जाएगा डेल क्रॉस वी, कर्ल वेक्टर ऑफ वेलोसिटी v। तो साई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यू वी डब्ल्यू। डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही हम वॉर्टिसिटी यहाँ फाइंड कर लेंगे। सो अगर वॉर्टिसिटी ज़ीरो आएगी फ्लूइड फ्लो की तो मतलब क्या हो गया, फ्लो उस रीजन में इरोटेशनल है। नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो इसको हम फाई से लिखते हैं। सो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का। इसमें क्या होता है, नेगेटिव डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन का वेलोसिटी देता है उसी डायरेक्शन की, मतलब कि माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स यू होगा, वैसे ही माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई वी होगा, माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल जेड डब्ल्यू होगा। नेगेटिव डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन का उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को बताता है। एक्स है तो यू, वाई है तो वी, जेड है तो डब्ल्यू। नेक्स्ट है स्ट्रीम फंक्शन। सो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफाइंड होता है सिर्फ 2D में और ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो क्वांटिटी उसी डायरेक्शन में। फ्लो मीन्स डिस्चार्ज बताता है। सो प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीम फंक्शन की, डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन यानी कि साई ए माइनस साई बी किसी भी दो पॉइंट में यानी कि ए और बी में वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लो अक्रॉस यानी कि क्यू अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मीन्स बीच की जो लाइन ज्वाइन करेगी इनके बीच का ये फ्लो होता है क्यू। सो क्यू हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का। इसमें क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन का वो वेलोसिटी देता है राइट एंगल में उसी डायरेक्शन की, मतलब कि डेल साई बाय डेल एक्स प्लस वी देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डेल साई बाय डेल वाई माइनस ऑफ यू देगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन साई एंड फाई। यहाँ पे साई स्ट्रीम फंक्शन है और फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो हम यहाँ देख लेंगे इक्वेट करके, यू क्या होता है माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स और स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल वाई और v किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल साई बाय डेल एक्स। सो ये जो रिलेशनशिप होता है ये कहलाता है कॉची रायमन इक्वेशन। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर फाई है, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है मतलब फ्लो क्या है, इरोटेशनल है, मीन्स जब भी फाई की वैल्यू गिवन है मतलब क्या हो गया, फ्लो इरोटेशनल है। और जो स्ट्रीम फंक्शन होता है यानी कि साई ये एग्जिस्ट करता है दोनों के लिए, मीन्स रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो दोनों के लिए।